Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of cardiovascular diseases from the chapter 12 Circulation and Gaseous Exchange of Federal Board Part 1. In this lecture we will discuss about various cardiovascular diseases, their reasons and their symptoms and effects on the human body. So moving toward the main lecture, and also we will discuss about the associated short questions that would be effective for the preparation of annual examination of Federal Board biology examination. So moving toward the main lecture, यहाँ पे हमने ये डिस्कशन करनी है कि बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो तमाम डिज़ीज़ जो कि ब्लड वेसल्स से रिलेटेड हों या हार्ट के फंक्शनिंग या हार्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हों, उनको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का नाम देते हैं। वर्ड कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वेस्कुलर का मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बात हो रही है। सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मीन्स all the diseases that are associated with malfunctioning or improper functioning of heart as well as blood vessels are known as cardiovascular diseases. तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज़ थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या चीज़ होती है? बेसिकली जब एक सॉलिड मैस बन जाता है, ब्लड का एक सॉलिड मैस अगर ब्लड वेसल के अंदर या हार्ट के किसी चैम्बर में बन जाए, और वो जो क्लॉट है, जो एक ब्लॉकेज है, उस क्लॉट और ब्लॉकेज को नाम दिया जाता है थ्रोम्बस का। ठीक है, और इस क्लॉट फॉर्मेशन को, थ्रोम्बस फॉर्मेशन को नाम दिया जाता है थ्रोम्बोसिस का। अब ये जो ओक्लूजन कहते हैं रुकावट को, ठीक है, कि किसी रास्ते में रुकावट हो, जैसे ये लिखा हुआ है सामने, अ क्लोजिंग ऑफ एन ओपनिंग, यानी कि जब किसी ब्लड वेसल के अंदर जब इस तरह की ओक्लूजन या एक क्लॉट बन जाता है, तो ये बेसिकली पार्ट होता है मेजर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जो है ना वजह होती है। सो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, और इन केस कि अगर ये जो मैस है ये आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, अगर ये मैस कि कहीं और ब्लड स्ट्रीम के प्रेशर की वजह से ये इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल की बजाय कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, तो उसी क्लॉट को, उसी थ्रोम्बस को नाम क्या दिया जाएगा? एम्बोलिज्म का। यहाँ ई से आप ये शो कर मतलब समझ सकते हैं, ई को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो कहीं और मूव कर जाता है, यानी यहाँ से एग्ज़िट करके कहीं और चला जाएगा, तो इसको हम एम्बोलिज़्म कहते हैं। एम्बोलस बेसिकली जो है ये डिटैच हो जाता है यहाँ के इंट्रावेस्कुलर सॉलिड। आप इसको क्या कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि एम्बोलस एक डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड, गैस या लिक्विड कंटेंट हो सकता है जो कि अपनी मेन साइट से कहीं और चला जाता है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से कहीं और चला जाएगा। 99% जितने भी डिजीज़ होते हैं क्लॉटेज के या थ्रोम्बोसिस के, वो इन्हीं की वजह से होते हैं। सो एम्बोलिज़्म और थ्रोम्बस की वजह से होते हैं। सो दैट्स वाई कलेक्टिव टर्म एक यूज़ की जाती है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, और ये दोनों कंडीशंस जो हैं फैटल हैं बिकॉज दे मे कॉज डेथ। ओके, सो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ व्हाट इज़ थ्रोम्बस एंड थ्रोम्बोसिस, ठीक है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकता है व्हाट इज़ एम्बोलस। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलस। सो आप इसको इस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। थ्रोम्बस क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ क्लॉटेड मैस ऑफ ब्लड within the blood vessel or a heart during life cycle of a person is known as thrombus. The process of thrombus formation is known as thrombosis. On the other hand, आप embolism में ये point add कर सकते हैं that it is a detached intravascular solid, liquid or gas mass that is carried to the site distance from its point of origin is known as embolus, and its formation is known as embolism. ठीक है, ये दो दो पॉइंट अगर आप ऐड कर लेते हैं, टोटल 4 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। सो ये इनफ हो जाएगा इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। डिफरेंस के क्वेश्चन के ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और अगर इंडिविजुअली जैसे पहले दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, तो आप सेम पॉइंट्स वहाँ पे भी इनके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी सेक्शन के अंदर हमारे पास आता है कि जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ये हार्ट की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। तो हमने यहाँ पे मेजर कैटेगरीज डिस्कस करनी है, यानी जो आपने अक्सर सुने भी होंगे डिजीज़। सो वो इस पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आर्टेरोस्क्लेरोसिस।
अच्छा, यहाँ से आपने एक बात याद रखनी है कि ये टर्म हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस जो है, यहाँ पे वर्ड जो एथीरो है बेसिकली ये यूज़ किया जाता है आर्टरीज़ के लिए, ठीक है, या एओर्टा के लिए, यानी आर्टरीज़ या ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड वेसल्स हैं उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। सेकंड वर्ड जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सेक्लेरोसिस, कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। सेक्लेरोसिस का जो वर्ड है ये किसी ऐसे स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है जो कि हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो फाइबर्स का बना हुआ हार्ड स्ट्रक्चर हो और जो क्लॉटेज क्रिएट करता है, ठीक है, उसको हम सेक्लेरोसिस कहते हैं। सो एथीरोसेक्लेरोसिस, जहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि एथीरोसेक्लेरोसिस का मतलब ये है कि जब एक प्लैक यानी एक क्लॉट जो है ये बन जाता है किस चीज़ का, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, कि जब मेजर आर्टरीज़ के अंदर उनकी ल्यूमेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का एक क्लॉट डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, ठीक है, तो इसी कंडीशन को, इसी हार्ड कैल्सिफाइड मैस को हम नाम क्या देंगे, एथीरोस्क्लेरोसिस का। अब ये जो क्लॉट होता है ये पहले थ्रोम्बस ही बनता है, फिर वहाँ से डिटैच होकर कहीं और जाके एम्बोलिज्म में, एम्बोलिज्म के प्रोसेस के अंडर ये एम्बोलस बनेगा। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये कोलेस्ट्रॉल का बना होता है, काफ़ी टफ़ डेपोजिशन होती है। टफ़ कैसे हो सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो ड्रॉपलेट की फॉर्म में होता है। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। द आंसर इज़ दैट कि अगर आप इस ड्रॉपलेट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ ड्रॉपलेट जब और ज़्यादा डिपॉजिशन के साथ ये हार्ड हो जाता है तो उसी को हम एथीरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन का नाम दे रहे हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। इसके बाद क्या होता है कि इसके रीज़न क्या है, इसके रीज़न हाइपर कोलेस्ट्रोलीमा सबसे बड़ा रीज़न है। हाइपर मींस इंक्रीज़, कोलेस्ट्रोलीमा इंक्रीज़ इन कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाइपर लिपोडीमा यानी किसी भी लिपिड की कंटेंट में इजाफा हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट में भी ये कंडीशन ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा माइनर रीज़न, इंक्रीजिंग एज में ये बीमारी हो सकती है, या अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता तब हो सकता है। स्ट्रेसफुल कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कि आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी चल रही होती है। ओबेसिटी, ये तमाम ऐसे रीज़न्स हैं जो कि आर्टेरोस्क्लेरोसिस कर सकते हैं, जो कि इज़ इट सेल्फ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, ठीक है। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ हाउ वुड यू डिस्क्राइब एथीरोस्क्लेरोसिस, यानी आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। सो आपको ये सारा पैराग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये सारा इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो आपको उम्मीद है कि मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे अगर आप प्रॉपर इस चीज़ को डिस्क्राइब कर लेते हैं तो। नेक्स्ट जो हमारे पास एक पॉइंट आता है दैट इज़ अबाउट एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस क्या होती है, ड्यूरिंग एथीरोस्क्लेरोसिस एक पर्सन को ये जो चेस्ट पेन होती है, ठीक है, कि अननोन कंडीशंस होती हैं, यानी आपको पता नहीं होता कि कब पेन होगी, अचानक से पेन शुरू हो जाती है, इसको नाम देते हैं एंजीना पेक्टोरिस का। एंजीना क्यों कहते हैं, कि अगर आपको एक चीज़ याद हो तो जब हमने इस चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की स्टडी को नाम दिया जाता है एंजियोलॉजी का, ठीक है, दैट्स वाई एंजीना। और पेक्टोरिस क्यों कहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस क्लॉटेज की वजह से होने वाली पेन को, सो दैट्स वाई हम इसको एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। एंजीना ज़्यादातर लोगों में तब होती है जब उनकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी होती है, वो इमोशनल या फिज़िकल स्ट्रेस में होते हैं, तो उनका हार्ट बहुत ज़्यादा लेबर कर रहा होता है, यानी बहुत एक्स्ट्रा बर्डन के साथ काम कर रहा होता है। सो ऐसे पेशेंट्स को ये कंडीशन फेस करनी पड़ती है। एंजीना इस बात का सिग्नल होता है कि आपके हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आपका हार्ट प्रॉपरली जो है ना वो ईज़ी होकर काम नहीं कर रहा बल्कि उस पर प्रेशर है। सो दैट्स वाई इन फ्यूचर एंजीना पेक्टोरिस के पेशेंट्स में अप टू 80% चांस है कि इन लोगों की जो है वो हार्ट अटैक की वजह से डेथ भी हो सकती है, या माइनर हार्ट अटैक हो सकता है, तो वो कंडीशन और ज़्यादा पेनफुल है, फैटल सिचुएशन होती है क्योंकि हार्ट उससे काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ व्हाट इज़ एंजीना पेक्टोरिस, कि ये क्या चीज़ होती है। साथ ही हमारे पास एक एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। सो द यहाँ पे हमने दो तरह की कंडीशंस को डिस्कस करना है। नंबर 1 इज़ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एंड नंबर 2 इज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो हमें पता हो कि पेटेंट किसको कहते हैं। पेटेंट कहते हैं कि अगर एक जगह जिसको क्लोज़ होना चाहिए था बट वो क्लोज़ नहीं है, वहाँ पर एक होल है, वो ओपन है, तो उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं पेटेंट, ठीक है।
अब आपको एक क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि व्हाट इज़ डक्टस सार्टिरोसिस, तो फिर ये क्या चीज़ है। देखिए कंडीशन असल में ये होती है बिफोर बर्थ, जब डेवलपमेंटल स्टेजेस चल रही होती हैं तो जो आर्टरी है या जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, सॉरी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी है, इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन होता है कि पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान मौजूद होता है एक ओपनिंग जिसको हम डक्टा सार्टिरोसिस कहते हैं, और इसकी डक्टा सार्टिरोसिस के साथ कनेक्टेड होती है एओर्टा। होता ये है कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सॉरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मदर की ब्लड स्ट्रीम से आके बेबी में जाता है। सो वो एओर्टा से होता हुआ डक्टस आर्टेरियोसिस से गुजर के पल्मोनरी आर्टरी से गुजर के और फिर बेबी की पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये उसको एक यूजुअल पाथवे हो सकता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये उसका एक रूटीन रूट होता है, ठीक है। जब बेबी की बर्थ हो जाती है तो उसके बाद कंडीशन क्या है कि अब लंग्स ने जो है फंक्शनल होना है, ठीक है। अब लंग्स ने जब फंक्शनल होना है सो बहुत ज़रूरी है कि बेबी के अंदर ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है ये पाथवे क्लोज हो जाए, और बाकायदा से ब्लड का जो एक यूजुअल पाथवे होता है एक पर्सन के अंदर, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, वहाँ से लेफ़्ट एट्रियम और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा और पूरी बॉडी, यानी ये वाला पाथवे फॉलो हो। सो ज़रूरी है कि डक्टस आर्टेरियोसिस जो लेट्स से कि ये जो है एओर्टा थी, ये डक्टस आर्टेरियोसिस है और ये आगे पल्मोनरी आर्टरी है। सो ज़रूरी है कि ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है ये यहाँ से क्लोज़ हो जाए, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएँ, ताकि अपने रूटीन पाथवे के अंदर जो है ना ये दोनों ब्लड वेसल्स आ जाएँ। तो अगर इन केस के बेबी का ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है ये क्लोज़ नहीं होता, ठीक है, ये ओपन रह जाता है, इसको हम नाम देते हैं, ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की कंडीशन है, जिसमें लंग्स की तरफ ब्लड नहीं जा पाता, तो ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो होता है पूरी बॉडी को मिलता है, जिससे हार्ट के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसमें जो होता है इसका बेबी की बहुत ही फैटल कंडीशन हो सकती है। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो आफ्टर बर्थ ही कुछ टाइम बाद आपने सुना होगा कि उनकी डेथ हो जाती है। उसका मेजर रीज़न यही पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है। इन केस के अगर उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है तो फ़ौरन ही कार्डिक कैथेटराइजेशन करके सर्जरी की जाती है, और फिर उनको अंडर ऑब्जर्वेशन जो है रखा जाता है, जिसको आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे को वेंटिलेटर में रखा जाता है। ये कंडीशन उन पेशेंट्स में, उन बच्चों में ज़्यादा होती हैं जो 7 मंथ के प्री मैच्योर बर्थ की वजह से उनकी जो है वो बर्थ हुई होती है। सो दैट्स वाई ये जो डिज़ीज़ है ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है। सिमिलरली ये भी कुछ इस किस्म का ही डिज़ीज़ है जो डेवलपमेंटल स्टेजेस पर जो है वो शो हो रहा होता है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या चीज़ होती है कि नॉर्मली ये एक ऐसा हार्ट डिफेक्ट है जिसमें एक कॉमन पर्सन, आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि फ़लाँ बच्चे के दिल में सुराख है, ठीक है, वो ऐसा होता नहीं है। बेसिकली जो लंग्स की ऑक्सीजनेशन वाला स्टेप होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन केस कि जो इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम है, यानी दोनों हम कहते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास जो है वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट वाला है और ये लेफ़्ट वाला वेंट्रिकल है, इनके दरमियान ये सेप्टम है। अगर तो ये होता है कि इस कंडीशन में नॉर्मली जब ये डेवलपमेंटल स्टेज पर होता है तो दोनों वेंट्रिकल्स कनेक्टेड होते हैं, उनके दरमियान इस किस्म का जो है एक सेप्टम होता है, ताकि ब्लड जो है वो आसानी से यहाँ से गुज़र के यहाँ चला जाए और फिर इस किस्म का रूट अपना रखे, यानी नीचे लंग्स की तरफ ना जाए, ठीक है, क्योंकि लंग्स बने ही नहीं होते उस टाइम, सो वो कैसे फंक्शनल हो सकते हैं। सो ये कंडीशन होती है। अगर बर्थ के बाद भी यही कंडीशन रहे, यानी दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान ये जो आपको होल नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, अगर ये ऐसा ही ओपन रहे और यही पाथवे फॉलो होता रहेगा ब्लड का, तो ब्लड टोटली मिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो राइट वेंट्रिकल होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ़्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है। अगर दोनों मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स ब्लड बॉडी को मिलेगा, जिससे थोड़ी सी वो ब्लूइश नज़र आती है, तो इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स को सर्जिकली फ़िक्स किया जाता है कार्डिक कैथेटराइजेशन से। वो हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट में, यानी इन्हीं के ट्रीटमेंट में, कि किस तरह से जो है कार्डिक कैथेटराइजेशन कराई जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं है, सो हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन से ही अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा दैट इज़ व्हाट इज़ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, या यूँ भी आ सकता है हाउ वुड यू डिस्क्राइब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। सेकंड क्वेश्चन जो इस येलो बॉक्स से आपको आ सकता है दैट इज़ हाउ वुड यू डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम,
या ये भी हो सकता है व्हाट इज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम, व्हाट आर इट्स रीजंस एंड सिम्टम्स। तो इस तरह से आपको फेडरल बोर्ड के पेपर के अंदर जो है क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। सो आपने ये लेक्चर के साथ साथ ज़रूर नोट करने हैं ताकि आप इजीली इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज़ अबाउट हार्ट अटैक। ठीक है, अब हमने हार्ट के बहुत सारे जो है रीजंस पढ़ लिए कि इन डिजीज़ की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। सो अगर हार्ट प्रॉपरली जो है वर्किंग ना करे तो हार्ट अटैक की कंडीशन फेस हो की जा सकती है या हो सकती है। सो हार्ट अटैक जो होता है दैट इज़ विदाउट एनी वार्निंग। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको पहले वार्न किया जाए कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ दिन आपके हार्ट अटैक का चांस है। अचानक से ही जो है चेस्ट पेन होती है और बहुत ज़्यादा पेन होती है। आपको यूँ लगता है जैसे आपका हार्ट जो है उसमें कोई जो है मतलब कोई कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है। सो बेसिकली दैट वाज़ अ पेनफुल सेंसेशन जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसमें यूजुअली होता ये है कि एक ब्लड क्लॉट है जो कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है कोरोनरी आर्टरी को, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है जो बहुत क्रिटिकल पहुंच जाए, यानी बिल्कुल ब्लॉकेज इतनी हो जाए कि हार्ट के मसल्स को ब्लड मिल ही ना सके। सो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि ये एक ऐसी जो है वो फैटल सिचुएशन है। ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी ज़्यादा जो है ना हैवी स्क्वीजिंग और डिस्कम्फर्ट फील होती है, पेन बहुत ज़्यादा होती है। अल्टीमेटली जो है ना वो आपको इन्फार्क्शन फ़ील होना शुरू हो जाती है, यानी स्वेटिंग होगा, नौज़िया होगा, ब्रेथ बहुत कम हो जाती है और इंसान डेजीनेस या फेंटिंग यानी बेहोश होना शुरू हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। मायोकार्डियल मीन हार्ट और इन्फार्क्शन कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, यानी अगर ऑक्सीजन आपको बहुत कम मिले, एक पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन बहुत कम मिले और उसका हार्ट जो है वो सही तरह से वर्किंग ना कर पाए और उसकी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो अगर हार्ट अटैक हो तो उसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का नाम देते हैं। और जब ये हार्ट के मसल डाई करते हैं तो इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता और ना ही ये मसल्स जो हैं डिवाइड करते हैं, बिकॉज़ उस पेशेंट की अब डेथ हो चुकी है तो उसको आप कैसे अलाइव कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर जो है माइनर हार्ट अटैक हुआ है और उसके बाद अगर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दिया जाए, यानी उस पेशेंट का जो है वो हार्ट का या तो सर्जरी करवा ली जाए यानी क्लॉटेज क्लियर करा ली जाए या हार्ट ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, फिर ये कंडीशन दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये वाहिद इसका हल है, ठीक है। अच्छा जी, अगर पेशेंट जो है वो लाइक हम कहते हैं माइनर हार्ट अटैक आया और बच जाता है तो फिर हार्ट अटैक स्कार टिश्यू बन जाता है। स्कार टिश्यू क्या होता है? ये टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की जो उस डैमेज को क्लियर कर देते हैं, वहाँ से रिपेयरिंग कर देते हैं, यानी बॉडी इज इट सेल्फ ही कर देती है। लेकिन अब ये यहाँ पे देखिए हम इसको स्कार टिश्यू इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ये बनता है सिर्फ़ और सिर्फ उस क्लॉटेज को जो है ना क्लियर करने के लिए, उस डैमेज को क्लियर करने के लिए। ये प्रॉपर एक हार्ट मसल की तरह नहीं होता। सो ये जगह तो घेर सकता है, ये वहाँ पर फीलिंग तो कर सकता है मसल की, लेकिन वर्किंग तो नहीं ना कर सकता। सो दैट्स वाई ये क्या होता है कि कार्डियोवास्कुलर मसल जो है यानी हार्ट मसल और ज़्यादा वीक हो जाते हैं और परमानेंटली हार्ट वीक हो जाता है, ठीक है। हार्ट फेलियर ये होता है कि सिंपली हार्ट काम ही नहीं कर रहा, वो ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा, जो भी ब्लड इसके पास है वो या तो अंदर ही रह जाता है या अगर इसने बाहर पंप कर दिया तो वो दोबारा अंदर एंटर नहीं हो सकेगा और हार्ट काम नहीं कर सकेगा। सो इसको हम नाम देते हैं हार्ट फेलियर का, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ दिस? This is basically the collection of all the problems related to heart which are by birth. Word congenital तब होता है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए और बेबी को बाय बर्थ ही कोई हार्ट प्रॉब्लम हो, सो उसको हम कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम कहते हैं। सो दैट्स वाई हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, दीज आर द एबनॉर्मेलिटीज़ इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कार्डिक वॉल्स की जो मतलब क्लोजिंग होती है अगर वो ना हो, जैसे अभी हमने कंडीशंस पढ़ी हैं डक्टस आर्टेरोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर ऐसी कंडीशंस हों तो ये रीज़न किसकी वजह से होता है? ये रीज़न होता है वल्व्यूलर स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का जो वर्ड है स्टेनस से डिराइव है और स्टेनस का मतलब है किसी की चीज़ का जो है वो रुक जाना, यानी कि ये वॉल्व जब ओपन होंगे ज़ाहिर है ब्लड यहाँ से गुजर जाएगा तो जो एक यूजुअल पाथवे है वो रुक जाएगा, जो ऑर्डिनरी एक रूटीन पाथवे होता है, हेल्दी पाथवे है वो रुक जाएगा। दैट्स वाई ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, पीछे हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि वेंट्रिकल्स के दरमियान का सेप्टम अगर क्लोज ना हो तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं, दैट इज़ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी दोनों एट्रियम के दरमियान भी यही कंडीशन है कि लेट्स से कि ये हमारे पास जो है
एट्रियम का जो है इस किस्म की अगर हार्ट की शेप है, ये दोनों एट्रियम है, अपर वाले एट्रियम, ठीक है, ये राइट हो गया और ये क्या है, लेफ़्ट एट्रियम हो गया। अगर इनके दरमियान भी हम कहते हैं कि वो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला सेप्टम था वो इस तरह से बरकरार रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्लड होगा वो राइट एट्रियम से गुज़र के लेफ़्ट एट्रियम की तरफ से बाहर चला जाएगा, नीचे वेंट्रिकल्स की तरफ नहीं आएगा, ना ही अपना पाथवे फॉलो करेगा। सो दैट्स वाई कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, जिसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का नाम देते हैं। इसमें होता क्या है कि साइनोसिस यानी ब्लूनेस हो जाती है, स्किन की कंप्लीट मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि राइट और लेफ़्ट एट्रिया जो है वो सेपरेट नहीं हुए होते। तो ये जो होल होता है इस सेप्टम को हम नाम देते हैं फोरामेन ओवेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फोरामेन ओवेल। आपने ये याद रखना है कि जो दोनों एट्रियम के दरमियान सेप्टम है उसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। अगर ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद, बर्थ होने के बाद बेबी के अंदर अगर ये क्लोज़ नहीं होता तो फिर इसको डिज़ीज़ कंडीशन में कंसिडर करेंगे, जिसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का नाम देते हैं। इस वजह से लंग्स भी नॉन फंक्शनल रहेंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल सकेगी। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे तो ये फेवरेबल है, क्योंकि मदर की बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, बेबी का तो लंग्स ही नहीं बना अभी तक, तो तब तो ये कंडीशन ठीक है। लेकिन आफ्टर बर्थ अगर ये वैसे ही रहेगा, सो ऑब्वियसली तब तो फोरामेन ओवेल को एंटायरली क्लोज होना चाहिए, नहीं होगा सो फिर ये डिजीज़ कंडीशन होगी। दैट वाज अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। अब ये जो टॉपिक था इसमें हमने ये सारे डिजीज़ डिस्क्राइब किए हैं, थ्रोम्बोसिस का, एथेरोस्क्लेरोसिस, पैक्टीनिया, इसके अलावा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम। देन वी डिस्कस्ड अबाउट हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड congenital heart problem, and lastly we have discussed about atrial septal defects. So uh, here the topic of cardiovascular diseases is closed. In next lecture, in next video lecture, we will discuss about the treatment or diagnosis of these disorders. So I suggest you all to also check out that lecture, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इनके क्योर क्या होंगे, जिनको कैसे ट्रीट किया जाता है। सो दैट वाज अबाउट द लेक्चर। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपने रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी नोट कर लिए होंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। सो टिल देन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।